फंड्स फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 3। आज हम इसमें देख रहे हैं कि फंड्स फ्लो तैयार किस प्रकार किए जाते हैं या क्या स्टेप्स है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। फंड्स फ्लो विवरण में किसी अवधि विशेष के कोष के स्रोतों एवं कोष के उपयोग के विवरण को दर्शाया जाता है। इस विवरण के दो भाग होते हैं, कोष के स्रोत और कोष के उपयोग। इन दोनों भाग का अंतर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। कोष के स्रोतों का उनके उपयोग पर आधिक्य कार्यशील पूंजी में वृद्धि तथा कोष के उपयोग का उनके स्रोतों पर आधिक्य कार्यशील पूंजी में कमी कहलाता है। इस विवरण को बनाने के लिए 4 स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार करना या प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कोष प्रवाह विवरण को तैयार करने के लिए इस अनुसूची का बहुत महत्व है। यह अनुसूची 2 अवधियों के बीच चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। इसे बनाकर कार्यशील पूंजी में हुई कमी अथवा वृद्धि की जानकारी मिलती है। चालू संपत्तियों में वृद्धि एवं चालू दायित्वों में कमी होने पर कार्यशील पूंजी में वृद्धि तथा चालू संपत्तियों में कमी तथा चालू दायित्वों में वृद्धि होने पर कार्यशील पूंजी में कमी होती है। यह अनुसूची 2 तिथियों में चिट्ठे में दर्शाई गई चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के आधार पर तैयार की जाती है। इस अनुसूची को पहले तैयार करने से यह लाभ होता है कि कोष के स्रोत एवं उपयोग के अंतर की राशि इस अनुसूची से ज्ञात हो जाती है। कार्यशील पूंजी की राशि में कमी के स्रोत तथा वृद्धि के कोषों का उपयोग मानते हुए कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए 2 अवधियों के राशियों को ले लिया जाता है। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड और इसके आधार पर वर्किंग कैपिटल में क्या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है ये देखा जाता है। और इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इनकी भी 2 अवधि की राशियों को लेकर उनमें कमी या वृद्धि को दर्शाया जाता है। और कुल मिलाकर इन दोनों का डिफरेंस एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इस सूची को बनाने के लिए जो बातें ध्यान में रखनी है कि यह सूची 2 तिथियों में दिए गए चिट्ठों की चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के आधार पर ही तैयार की जाती है। इसलिए अगर हमारे पास अन्य कोई सूचनाएं हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वर्तमान वर्ष में गत वर्ष की तुलना में कोई चालू संपत्ति में वृद्धि हो गई है तो यह अंतर कार्यशील पूंजी में वृद्धि कहलाता है और इसे वृद्धि वाले कॉलम में दिखाते हैं। इसी प्रकार चालू संपत्तियों में कमी एवं चालू दायित्व में वृद्धि कार्यशील पूंजी में कमी कहलाती है और इसे कमी वाले कॉलम में दिखाते हैं। चालू दायित्व में कमी कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है और इसे वृद्धि वाले कॉलम में दिखाते हैं। यदि वर्तमान वर्ष के अंत में कार्यशील पूंजी गत वर्ष की कार्यशील पूंजी से अधिक है तो यह अंतर कार्यशील पूंजी में वृद्धि कहलाता है। इसके विपरीत यदि वर्तमान कार्यशील पूंजी गत वर्ष की कार्यशील पूंजी की तुलना में कम है तो ऐसा अंतर कार्यशील पूंजी में कमी कहलाता है। इस अनुसूची में गैर चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अतिरिक्त के लिए 2 अतिरिक्त कॉलम भी जोड़ दिए जाते हैं और इनसे इन दोनों कॉलम के अंतर की राशि हमेशा चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के लिए बनाए गए कॉलम में के अंतर की राशि के बराबर होती है। सेकंड स्टेप है जब हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं तो उसके बाद हमको नॉन करेंट कैटेगरी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं यानी गैर चालू खाते तैयार करने होते हैं। कोष के प्रवाह में किसी लेन देन से कोष का प्रवाह होना आवश्यक है और
उस लेन देन से प्रभावित खातों में एक चालू खाता होता है और दूसरा गैर चालू खाता होता है। कोष का प्रवाह होने पर लेन देन को कोष का स्रोत अथवा उपयोग माना जाता है। अतः गैर चालू खाते यानी स्थायी संपत्तियां या दीर्घकालीन ऋण या पूंजी किस सीमा तक कोष का स्रोत है अथवा उनका उपयोग हुआ है, इसे ज्ञात करने के लिए ऐसी संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते तैयार करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे खाते बनाकर ये ज्ञात किया जाता है कि क्या कोई लेन देन हुआ है अथवा नहीं। इन खातों को तैयार करने के लिए बैलेंस शीट और दूसरी इंफॉर्मेशन से इनका विवरण लिखने, इन खातों में जहां भी चालू खाते का संदर्भ हो वहां कोष का स्रोत एवं कोष का उपयोग और दोनों पक्षों के योग का अंतर खाते के स्वभाव के अनुसार ब्यौरा लिखकर मिलाना होता है। यदि ऐसे खाते में किसी खाते के क्रेडिट पक्ष में किसी चालू खाते का संदर्भ हो तो वह कोष का स्रोत और डेबिट पक्ष में होने पर कोष का उपयोग माना जाता है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। व्यवसाय संचालन से कोष की गणना। व्यवसाय संचालन से शुद्ध लाभ कोष का स्रोत और शुद्ध हानि कोष का उपयोग है। व्यवसाय का महत्वपूर्ण एवं नियमित स्रोत एवं उपयोग का साधन लाभ है। विक्रय मूल्य में से माल की लागत और अन्य प्रशासनिक, विक्रय एवं वितरण आदि व्ययों को घटाने के बाद शेष जो राशि है वो संचालन से शुद्ध लाभ अथवा हानि होती है। कोष प्रवाह विवरण बनाने हेतु शुद्ध लाभ को ही संचालन से कोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि लाभ हानि खाते में कई ऐसी मदें लिखी जाती है जिनका कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यदि वर्ष का शुद्ध लाभ दिया हुआ हो तो व्यवसाय संचालन से गणना के लिए शुद्ध लाभ में कुछ समायोजन करने होते हैं। शुद्ध लाभ में जो समायोजन किए जाते हैं उसमें गैर कोष मदें, नॉन फंड आइटम्स, इनको शुद्ध लाभ में जोड़ी जाने वाली मदें देखेंगे हम। इनमें पहली मदें है गैर कोष मदें। इनमें दो मदों के बारे में हम बात कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन, अन्य व्यावसायिक व्ययों के भांति डेप्रिसिएशन को भी डेप्रिसिएशन से नकद का आउटफ्लो नहीं होता है। ये केवल संपत्ति की लागत को उसके जीवन काल में सुव्यवस्थित रूप से वितरित करना मात्र है। इसलिए डेप्रिसिएशन से संपत्ति का मूल्य तो घटता है, परंतु इससे चालू संपत्ति या चालू दायित्व प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इसको वापस से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार कृत्रिम तथा अमूर्त संपत्तियों की अपलिखित राशि। कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, उचलती खाता, अंश अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा। अमूर्त संपत्तियां जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के अपलेखन से लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाता है, किंतु इनके अपलेखन से चालू संपत्ति और चालू दायित्व अप्रभावित होते हैं, इसलिए इनको शुद्ध लाभ में पुनः जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से गैर व्यापारिक व्यय या हानि की मदें जो कि वापस से जोड़ी जाती है वो है उनमें स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि। स्थायी संपत्तियों के विक्रय की हानि को लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाता है, परंतु न तो ये व्यापारिक हानि है न ही इससे किसी प्रकार के कोष का आउटफ्लो होता है, अतः इसे संचालन से कोष की गणना करते समय शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाता है। ऐसी हानियों को लाभ हानि खाते से राइट ऑफ किया गया है अथवा नहीं, इस संबंध में स्पष्ट सूचना के अभाव में ये माना जाता है कि इन्हें लाभ हानि खाते में लिख दिया गया है और ऐसे लाभ या हानि का कोई समायोजन नहीं करना होता है। इसी तरीके से अर्जनों का नियोजन या एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग्स, प्राय लाभ में से अंशों पर लाभांश, सामान्य संचय, लाभांश, समानीकरण संचय, विकास छूट कोष, ऋण पत्र शोधन कोष आदि के अंदर लाभ हानि कुछ नियोजन करके लाभ हानि खाते को डेबिट और इससे संबंधित खाते को क्रेडिट किया जाता है।
इससे लाभ में कमी आती है परंतु कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इन्हें शुद्ध लाभ में पुनः जोड़कर व्यवसाय संचालन से लाभ की गणना की जाती है। इस प्रकार शुद्ध लाभ में जोड़ी जाने वाली मदों जिनके बारे में बात की हम रिपीट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन, इसी प्रकार कृत्रिम अमूर्त संपत्तियों की अपलिखित राशि, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि और अर्जनों का नियोजन। कुछ मदें शुद्ध लाभ में से घटाई जाती है, जैसे प्राप्त या प्राप्य लाभांश। लाभांश प्राप्ति से यद्यपि चालू संपत्ति में वृद्धि होती है परंतु यह व्यापारिक आय नहीं है, इसलिए संचालन से कोष की गणना करते समय इसे घटा दिया जाता है। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ। स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में आय के रूप में दिखाया जाता है, जबकि यह व्यापारिक लाभ नहीं है। अतः व्यापार संचालन से कोष की गणना करते समय इसे शुद्ध लाभ में से घटा दिया जाता है। आधिक्य आयोजन का पुनः हस्तांतरण, डेप्रिसिएशन, टैक्स, संदिग्ध ऋण आदि के लिए बनाए गए आयोजन यदि आवश्यकता से अधिक हैं तो इन्हें प्राय लाभ हानि खाते के क्रेडिट में हस्तांतरित किया जाता है। यह हस्तांतरण केवल मात्र एक प्रविष्टि है, इससे कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह व्यापारिक आय नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध लाभ में से घटाकर संचालन कोष की गणना की जाती है। कर की वापसी, यद्यपि इससे कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है परंतु ये परिचालन आय नहीं है, इसलिए इसे लाभ में से घटा दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन से मूल्य में वृद्धि, यदि स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जा चुका है तो संचालन कोष की गणना करते समय इसे शुद्ध लाभ में से घटाना होगा, क्योंकि यह व्यापारिक लाभ नहीं है तथा इससे चालू संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी शुद्ध लाभ में से घटाई जाने वाली मदें हैं डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रांसफर फ्रॉम डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इत्यादि। इन सब इस प्रकार नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में नॉन फंड एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स को जोड़ा जाता है और नॉन ट्रेडिंग और एक्सेप्शनल इनकम्स को घटाया जाता है। तो इसके बाद जो शेष राशि रहती है वो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। और फाइनल स्टेप है कोष प्रवाह विवरण बनाना या फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना। इस विवरण को बनाते समय स्थायी संपत्तियां, दीर्घकालीन दायित्व, पूंजी तथा चिट्ठे के नीचे दी गई सूचनाओं को ध्यान रखना होता है। इस विवरण में एक तरफ कोष के स्रोत, दूसरी तरफ कोष के उपयोग दिखाए जाते हैं। इस विवरण में केवल वे ही मदें दिखाई जाती है जो कार्यशील पूंजी पर प्रभाव डालती है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने वाली मदों को कोष का स्रोत और कार्यशील पूंजी में कमी करने वाली मदों को कोष का उपयोग माना जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि जिन मदों को कार्यशील पूंजी के परिवर्तन की अनुसूची में दिखाया गया है उनका इस विवरण में वापस से कोई स्थान नहीं होता है। कोष प्रवाह विवरण 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। 3 प्रकार की रिपोर्ट हो सकती है। रिपोर्ट फॉर्म रिमाइंडर टाइप, यह विधि जनरली यूज में ली जाती है। इस विधि में कोष के स्रोतों एवं कोष के उपयोगों को 2 वर्गों में शेड्यूल बना के दिखाया जाता है और कार्यशील पूंजी में वृद्धि अथवा कमी विवरण के अंत में कोष के स्रोत एवं उपयोग के अंतर के बराबर प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है रिपोर्ट फॉर्म सेल्फ बैलेंसिंग टाइप, यानी अकाउंट वाले फॉर्म में बनाते हैं। यह प्रारूप स्वकीय संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कोष के स्रोत एवं उपयोग को 2 अलग अलग शीर्षकों में दिखाया जाता है, फिर भी कार्यशील पूंजी में वृद्धि अथवा कमी की राशि को कोष के उपयोग अथवा कोष के स्रोत के रूप में प्रदर्शित कर दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाता है, इसलिए ये सेल्फ बैलेंसिंग टाइप कहलाता है। और तीसरा है रिपोर्ट फॉर्म रिकंसिलिंग टाइप। इस प्रकार के कोष प्रवाह विवरण में पूर्व स्थिति विवरण से कार्यशील पूंजी की गणना की जाती है तथा इसमें वर्ष के दौरान हुए कोष के स्रोतों को जोड़कर एवं कोष के उपयोगों को घटाकर वर्ष के अंत की कार्यशील पूंजी ज्ञात कर ली जाती है। थैंक्स।